इस वीडियो में हम लोग 2020 जेई मेन सरफेस केमिस्ट्री को कवर करेंगे। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स के प्रिपरेशन में किसको यूज़ करेंगे हम? तो वेन आर्कल प्रोसेस, ये तो इसका तो कोलॉइड से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये जिरकोनियम, ठीक है। इन सारे मेटल्स ये वेपर फेज़ रिफाइनिंग में यूज़ होता है, इनकी रिफाइनिंग की जाती है। वेपर फेज़ रिफाइनिंग, जिरकोनियम, टाइटेनियम एक्सेट्रा। ब्रिज डार्क प्रोसेस, यस, इससे बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली दो मेटल रॉड लिए जाते हैं, ठीक है, और इसके बीच में गोल्ड का एक वायर रख दिया जाता है और यहाँ से ह्यूज पोटेंशियल पास किया जाता है, तो जिससे हीटिंग के कारण गोल्ड के वेपर्स बनते हैं। और जैसे ही वेपर बनेंगे पानी के कांटेक्ट में आके वो कंडेंस हो जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जो कि कोलाइडल डायमेंशन का होगा। तो इस मेथड से हम करते हैं। ये भी वेपर फेज रिफाइनिंग है, निकल की प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ होता है। मेटलर्जी के मेरे वीडियो में मैंने इसके बारे में सारे डिटेल्स बताए हुए हैं। ओस्टवाल प्रोसेस तो HNO3 का प्रिपरेशन है, HNO3 का प्रिपरेशन है, तो इसीलिए बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, यही कोलाइड्स के प्रिपरेशन में यूज़ होगा। नेक्स्ट है हेनरीज कांस्टेंट दिया हुआ है 4 गैसेस का, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। पूछ रहा है द टेबल इम्प्लॉइज दैट द प्रेशर ऑफ 55.5 मोलल सोल्यूशन। पहले तो 55.5 मोलल, क्योंकि देखो फॉर्मूला एक ही है, P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन पहले निकालते हैं। अगर 55.5 मोलल है तो इसका मतलब है 55.5 मोल सोल्यूट पर kg वाटर। तो इसको अब मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूँ, इसका मतलब सोल्यूट के मोल्स, सोल्यूट का मतलब गैस में लिख देता हूँ क्योंकि इसमें गैस की सॉलिबिलिटी की बात हो रही है। तो जो गैस के मोल्स हैं वो है 55.5, और जो वाटर का मास है, मास H2O, वो है 1 kg यानी 1000 ग्राम्स। तो इसका भी जब मोल्स ऑफ वाटर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1000/18, 55.5 ये भी आएगा। तो डेटा बहुत अच्छा लिया हुआ है। तो इस हिसाब से जब आप गैस का मोल फ्रैक्शन, क्योंकि ये गैस का मोल फ्रैक्शन होता है, प्रेशर ऑफ गैस जो होगा हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हो जाएगा मोल्स ऑफ गैस 55.5 बाई टोटल मोल्स, विच इज़ 55.5 गैस का एंड 55.5 वाटर का। तो दिस विल कॉरस्पॉन्ड टू हाफ मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे इसका जो इक्विवेलेंट मोल फ्रैक्शन होगा वो हाफ होगा गैस का। तो देखते हैं, कह रहा है कि जो प्रेशर होगा हाफ मोल फ्रैक्शन पे वो 1 बार होगा। तो गामा का KH उठाते हैं, प्रेशर ऑफ गैस, गामा का KH जो होगा वो है 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन है हाफ, ये कैंसिल होके हो गया 10⁻⁻5, इतना किलो बार है। तो इसका मतलब इसको जब किलो का 1000 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 बार, विच इज़ नॉट मैचिंग विद दिस। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है द सॉलिबिलिटी ऑफ गामा एट 308 केल्विन इज लोअर देन 298 केल्विन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये इस टेबल से नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि टेबल में कहीं कोई 308 के बारे में बात नहीं किया है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट कि टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो गैस की सॉलिबिलिटी कम होती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट इट इज़ नो वे रिलेटेड विद द टेबल। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन भी हम मार्क नहीं करेंगे। अगर कोई और करेक्ट मिल गया तो हम उस पर जाएंगे। कह रहे हैं द अल्फ़ा हैज़ द हाइएस्ट सॉलिबिलिटी इन वाटर एट अ गिवन प्रेशर। तो देखते हैं पहले हाईएस्ट सॉलिबिलिटी यानी एक्स किसका ज़्यादा होगा, जिसका कि KH सबसे कम होगा, क्योंकि अगर इसको हम लिखें, इससे एक्स निकालें गैस का, तो ये डिनोमिनेटर में आके KH होगा। तो गिवन प्रेशर यानी प्रेशर को अगर इक्वल रखा जाए तो जिसका KH सबसे छोटा होगा उसका एक्स सबसे ज़्यादा होगा। तो KH सबसे छोटा है गामा का, तो इसीलिए ये वैल्यू गामा के लिए ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि अल्फ़ा के लिए। अल्फ़ा के लिए तो इनफैक्ट सबसे कम होगी। ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया क्योंकि इसने अल्फ़ा के लिए हाईएस्ट सॉलिबिलिटी बोला है, जो कि नहीं होगा। फिर कहता है द प्रेशर ऑफ 55.5 मोलल, अगेन इसका मोल फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हाफ जो मैंने पहले निकाल रखा है, फॉर द डेल्टा इज़ 250 बार। तो देखते हैं डेल्टा के लिए KH इतना दिया हुआ है, तो फॉर्मूला तो वही है कि प्रेशर जो होगा वो होगा KH इंटू मोल फ्रैक्शन। डेल्टा के लिए KH की वैल्यू है 0.5 किलो बार, डोंट फॉरगेट टू यूज़ 1000।
इंटू मोल फ्रैक्शन हाफ, और सिंस ये किलो बार में है तो इंटू 1000 कर दिया। ओके, तो अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 250। दैट्स वाई डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, जो कि हमें इस गिवन टेबल से मिल रहा है। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, द मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड x पर यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेट, ठीक है, x बाई एम की वैल्यू दी हुई है, फॉर द वेरियस was measured at various pressure. A graph between log x by m and log p gives a straight line with slope 2. देखो ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब log x बाई एम, यही हमारा y है, इज इक्वल टू एम एक्स, ये रहा x एक्सिस पे, इसको रखा गया है, तो ये x की जगह होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा m, स्लोप। तो इसने कहा है स्लोप 2 है, तो इसका मतलब 2 को हम इसके प्रोडक्ट में रख देंगे, प्लस इंटरसेप्ट होता है, तो इसने कहा है इंटरसेप्ट इतना है, और इसने बता रखा है कि ये वैल्यू log 3 के इक्वल है, तो इस इंटरसेप्ट की जगह मैं log 3 रख देता हूँ। तो ये आ गया। अब इसको log से थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो log x बाई एम इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं log p का स्क्वायर प्लस log 3, और ये log a प्लस log b के रूल से हो जाएगा log x बाई एम इज इक्वल टू log 3p स्क्वायर, दोनों साइड से log हटा देंगे तो x बाई एम इज इक्वल टू 3p स्क्वायर। तो अब पुट करते हैं, प्रेशर है 4 और उस पर हमें x बाई एम चाहिए, तो प्रेशर को 4 पुट करें तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर 48, तो 48 विल बी द आंसर फॉर दिस। तो सिंपल इसके बीच के ग्राफ का उसने स्लोप दे रखा था और इंटरसेप्ट दे रखा था, तो हमने इक्वेशन खुद से बना लिया और उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया। नाउ नेक्स्ट आते हैं, कह रहे द अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एड्जॉर्प्शन दोज दैट आर वैलिड आर, डेल्टा एच बिकम्स लेस नेगेटिव एज द एड्जॉर्प्शन प्रोसीड्स। बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे जैसे आप सरफेस पे एड्जॉर्प्शन करा दोगे, पार्टिकल एड्जॉर्ब होता जाएगा, तो वैसे वैसे इसके एड्जॉर्ब होने की एबिलिटी ख़त्म होती जाएगी। जैसे पार्टिकल पूरा एड्जॉर्ब हो गया तो अब जो एड्जॉर्प्शन होगा वो कम होगा, सेकेंड लेयर बनेगा, थर्ड लेयर बनेगा, और वो कम होता जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे एड्जॉर्प्शन का मैग्नीट्यूड कम होगा और फाइनली डेल्टा एच भी कम होता जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। कह रहा है ऑन अ गिवन एड्जॉर्बेट अमोनिया इज़ एड्जॉर्ब मोर देन द नाइट्रोजन। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि अमोनिया एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसका अपना एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, ये डेल्टा माइनस है, इन सब पे डेल्टा प्लस है, और साथ में इसके पास लोन पेयर भी है, तो इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होगा, तो इसका म्यू नॉन ज़ीरो है, तो ये हुआ पोलर, इसमें पोल्स हैं, तो जो पोलर मॉलिक्यूल होगा वो इंटरैक्ट करेगा, ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लगाएगा एज़ कम्पेयर टू द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो स्मॉल मॉलिक्यूल है, आराम से गैस बन जाएगा, और इसका म्यू भी ज़ीरो है, तो दैट्स वाई पोलर मॉलिक्यूल होने के कारण इसकी अट्रैक्टिंग फोर्स ज़्यादा होगी और ये ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, सी ऑप्शन में, ऑन एड्जॉर्प्शन the residual force acting along the surface of the adsorbent increases। ये गलत है, क्योंकि एड्जॉर्प्शन का ओरिजिन पहले हम समझते हैं क्या होता है। यहाँ पे एक सरफेस पे पार्टिकल है, इस पे इनवर्ड फोर्सेस लग रहे होते हैं, अंदर से, ऊपर में तो कोई पार्टिकल ही नहीं है, तो ऊपर से कोई फोर्सेस नहीं है, तो नेट फोर्स इन सारे फोर्स का रिजल्टेंट डाउनवर्ड होता है। अब सिंस फोर्स बैलेंस नहीं है तो ये चाहता है कि ऊपर से भी कोई फोर्स आए ताकि इस फोर्स के अपोजिट में कुछ कर सके, तो इसीलिए ये क्या करता है, सराउंडिंग के पार्टिकल को अपने चारों तरफ एड्जॉर्व करता है। तो मान लो ये पार्टिकल इसके चारों तरफ एड्जॉर्व हो गए, अब इसके एड्जॉर्व होने के कारण इसके ऊपर से भी एक वन डबल फोर्सेस लगेंगे, और ऊपर से फोर्सेस आने के कारण इसका जो फोर्स होगा वो बैलेंस होगा और नेट वैल्यू कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो इसने कहा है कि जो रेसिडुअल फोर्सेस है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो नहीं, इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, काउंटर होने के कारण ये डिक्रीज़ हो रहा है, दैट्स वाई ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर कह रहा है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट इंक्रीजेज। ये तो गलत है, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसकी एनर्जी बढ़ेगी, इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो यहाँ से भाग जाएगा, हायर एनर्जी है, इसके फोर्स टूट जाएंगे, जो फोर्स इसको होल्ड कर रहे हैं इसके साथ
वो टूट जाएंगे और ये सारे के सारे फ्री हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाते ही एड्जॉर्प्शन की मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी, तो इसने इसको इंक्रीज़ कहा है, इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो दैट्स वाई ए एंड बी इज़ करेक्ट, बी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, द टिंडल इफेक्ट इज़ ऑब्जर्व्ड व्हेन। और टिंडल इफेक्ट लाइट से रिलेटेड है, इसीलिए जो भी पार्टिकल होना चाहिए उसका डायमेंशन लाइट के डायमेंशन का होना चाहिए। तो दैट्स वाई इसमें सीधा पकड़ में आ जाएगा, द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज सिमिलर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो लाइट के वेवलेंथ के सिमिलर होना चाहिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सिक्स्थ पे आते हैं, ये मैच करना है इसमें। फोम, फोम रबर का होता है, उसके बीच में एयर ट्रैप होती है, सॉलिड में गैस, यही सॉल्व होता है सॉलिड में गैस, तो फोम रबर से रिलेटेड है। जेल, तो ये तो जेलीज जो हम खाते हैं, जेल में होता है लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में डिस्पर्स किया जाता है। एरोसॉल, एरोसॉल में एयर होगा डिस्पर्सन मीडियम और सॉलिड पार्टिकल्स होंगे डिस्पर्स फेज जो कि स्मोक होता है। इमल्शन, मिल्क फेमस है, मिल्क इज़ द इमल्शन, दोनों ही लिक्विड होते हैं, डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम। तो फैट इन वाटर, यही होता है इमल्शन, फैट लिक्विड होता है, मिल्क मिल्क के लिए फैट होता है लिक्विड और वो वाटर में डिस्पर्स्ड होता है। तो दैट्स वाई ये मैट्रिक्स मैच हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। फर्स्ट का डी, सेकंड का बी, सेकंड का सी होना चाहिए, जस्ट अ मिनट। फर्स्ट का डी, सेकंड का, ये तो मैच नहीं कर रहा है, एक मिनट, फिर इसको थोड़ा सा देखते हैं जो ज़्यादा क्लोज है। फोम, फोम में फ्रोथ भी आ सकता है, रबर से थोड़ा सा, रबर का मतलब मैं सेंस कर रहा हूँ स्पॉन्ज, स्पॉन्ज, ये यहाँ पे थोड़ा सा आर्गूमेंट हो सकता है कि रबर मे नॉट बी स्पॉन्ज, तो इसको फ्रोथ लेके भी हम एक बार सोचते हैं। तो अगर मैं, इससे मैच नहीं कर रहा है हमारा, क्योंकि दो ऑप्शन थे, डी मैच नहीं कर रहा है। अगर मैं फर्स्ट का ई लूँ, सेकंड का सी, थर्ड का ए एंड फोर्थ का एफ, ये मैच कर रहा है, तो इसीलिए हम फोम को फ्रोथ लेके चलेंगे। फ्रोथ में भी वही होता है, लिक्विड में ट्रैप होता है। हाँ, ये नहीं, ये फ्रोथ के साथ ही बेस्ट मैच होगा। फोम मतलब एक्चुअल में झाग, फोम का मतलब ही होता है झाग, मैं स्पॉन्ज उसको दिमाग में मेरे इमेजिन कर लिया मैंने। फोम का मतलब होता है झाग, वो फ्रोथ से ही मैच करेगा। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है अ सैंपल ऑफ रेड इंक इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ईओसिन डाई, ये एक्चुअल में डाई है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन से डाई बनाते हैं, डाई जो डाई वही वाला डाई है। एग वाइट, formaldehyde and water, the component that ensures stability of ink sample is। तो इसमें देख लो वाटर है डिस्पर्सन मीडियम, तो फॉर्मेल्डिहाइड वाटर के साथ इंटरेक्ट करके वाटर में घुला हुआ रहेगा, ठीक है, तो ये कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब जो एग वाइट है उसी को काम करना होगा, तो ये जो डाई है इसके चारों तरफ एग वाइट एक लेयर बनाएगा, और इस लेयर, ये जो लेयर है, ठीक है, ये इसको स्टेबिलिटी में हेल्प करेगा, इट विल नॉट अलाउड इट टू इंटरेक्ट विद द वाटर। तो एग वाइट इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन दिस चॉइस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट मॉलिक्यूलर पिक्चर शोइंग व्हाट हैपन्स एट क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन। CMC क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन है जहाँ पे मिसल्स बन गया। अब इसने इससे रिप्रेजेंट किया है पोलर हेड को, इसको नॉन पोलर हेड को। तो इसमें क्या होता है, जो पोलर हेड है वो पानी में रहना चाहता है, तो पहले तो इसने पानी से पोलर हेड को बाहर कर दिया, यहाँ पे ये बाहर की तरफ है, इसमें भी बाहर की तरफ है, ये दोनों ऑप्शन तो गए काम से। अब रह गए ये दोनों, इसमें पानी के अंदर पोलर हेड को इसने रखा है, पानी के अंदर रखा है पोलर हेड को, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। अब मिसल्स इसमें बना रखा है इसने, क्योंकि CMC क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन में मिसल्स बनेगा। मिसल में क्या होता है, इसके जो सारे टेल्स हैं वो एक जगह रहेंगे पानी से बाहर रहने के लिए, और एक जगह रह के ये एक मिसल्स बनाते हैं, यही होता है मिसल्स। इस तरह से ये मिसल्स बना देंगे, तो दैट्स वाई डी ऑप्शन, जहाँ पे मिसल्स बन रहा है और इसने सही चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी किया हुआ है, तो इसीलिए इसमें सी आ जाएगा।
heading for the next, adsorption of a gas follows Freundlich adsorption isotherm if x is the mass of gas adsorbed on m of the adsorbent, mass m of the adsorbent, यहाँ पे है x is the mass of gas adsorbed on mass m of the adsorbent, the correct plot of x by m versus p। जो फ्रेंडलिच आइसोथर्म होता है उसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे आप गैस का प्रेशर बढ़ाओगे ओके उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ती जाएगी, वो एडजॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। तो एडजॉर्प्शन बढ़ने के कारण ये पहले बढ़ता जाएगा, उसके बाद जब पूरा सरफेस ऑक्यूपाई हो जाएगा तो उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। ओके और कम टेम्परेचर पे ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा, तो मान लो ये हाई टेम्परेचर लेते हैं सिर्फ 300 केल्विन पे, तो अगर आप कम टेम्परेचर लोगे तो ये और ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा, और 300 से हाई लेंगे तो और कम होगा, तो 350 पे ऐसा होगा, और इससे कम से 250 केल्विन लेंगे तो ऐसा होगा। तो इस टाइप का नेचर आना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन, उसके बाद कांस्टेंट, इस टाइप का होना चाहिए। तो जो भी ऑप्शन मैच करेगा वही होगा। ए तो मैच नहीं कर रहा है, ये मैच कर गया बी ऑप्शन। सेम कर्व है और टेम्परेचर कम पे ज़्यादा वैल्यू है, 270 के कंपेयर में 250 पे ज़्यादा है, 250 के कंपेयर में 200 पे ज़्यादा है, तो दैट्स वाई बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ये ग्राफ भी उसी टाइप का है, लेकिन इसमें उल्टा टेम्परेचर कर दिया है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा हो रहा है, और बढ़ाए तो और ज़्यादा हो रहा है, तो ये गलत हो गया टेम्परेचर के कारण। नेक्स्ट आते हैं 10th, द क्राफ्ट टेम्परेचर। तो क्राफ्ट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहाँ पे मिसल्स का फॉर्मेशन होता है। CMC का मतलब है मिनिमम कंसंट्रेशन जिस पे मिसल्स बने। ओके और क्राफ्ट टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस पे कि मिसल्स का फॉर्मेशन होता है, तो यही लिखना है, above which the formation of missiles takes place। तो ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड है। नेक्स्ट आते हैं फॉर फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, द प्लॉट ऑफ log x by m, इसको y एक्सिस पे है, एंड log p on x एक्सिस गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, द इंटरसेप्ट एंड स्लोप आर दिस एंड दिस। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है। द मास ऑफ गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट इफ़ इनिशियल प्रेशर इज़ दिस मच, इतना इनिशियल प्रेशर है। तो इसको भी फिर से वही करते हैं, log x by m वाई एक्सिस पे है, y इजकल टू एम एक्स, ये रहा x एक्सिस पे, तो इसमें m स्लोप मल्टीप्लाई होगा, तो 2 दिया है स्लोप, तो 2 log p प्लस इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट को log 3 लिख रहे हैं। ये सेम इक्वेशन आ गया जो इसके पहले हमने किया था। इसका मतलब x by m फिर से वही आ जाएगा 3p², और इस बार प्रेशर की वैल्यू इतना दिया हुआ है दिस मच। ओके तो इसको हम पुट करते हैं क्योंकि इसने प्रेशर का यूनिट स्पेसिफाई नहीं किया कहीं पे। ठीक है 0.04 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 0.04 को 4/100 लिख के 16/100 ओके का स्क्वायर, तो ये 48 इंटू 10⁻⁻⁴ विल बी द आंसर। तो इसमें फिर 48 आ जाएगा, 10⁻⁻⁴ के टर्म में लिखना है, तो 48 विल बी द आंसर। नेक्स्ट कह रहा है द फ्लक्चुएशन वैल्यू ऑफ AS2S3 सॉल्व बाई HCl इज़ 30 मिलीमोल्स पर लीटर। कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड इन ग्राम्स फॉर 250 ml ऑफ सॉल्व। तो देखो यहाँ पे एक एसिड लिया है और यहाँ पे भी एक एसिड लिया है, इस दोनों का कॉमन पार्ट है H+, क्योंकि हमें नहीं पता है ना, ये फिक्स होता है। वैसे मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि दोनों में जो कॉमन पार्ट है, ठीक है, उसी के बेसिस पे इसका फ्लक्चुएशन होगा, तो H+ के बेसिस पे फ्लक्चुएशन होगा। तो हम पहले पता करते हैं कि 250 ml के लिए कितना H+ चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि 30 मिलीमोल्स चाहिए 1 लीटर के लिए, यानी 1 लीटर 1000 ml के लिए चाहिए 30 मिलीमोल, 30 मिलीमोल H+ चाहिए। तो इसलिए 250 ml के लिए चाहिए होगा हमें 1/4, तो 30/4 मिली के लिए मैं 10⁻³ लगा देता हूँ, इतना मोल H+ चाहिए। तो हमें इतना मोल H+ सप्लाई करना है H2SO4 से। तो H2SO4 एक्चुअल में 2 H+ देगा। ओके तो इतने H+ के लिए जो H2SO4 की क्वांटिटी चाहिए होगी वो हाफ, क्योंकि इसके 2 मोल चाहिए ना, 2 मोल H+ के लिए सिर्फ 1 ही मोल H2SO4 चाहिए, तो इतने मोल H+ के लिए इसका हाफ,
इसीलिए मोल्स ऑफ H2SO4 की जो रिक्वायरमेंट होगी वो इस वाले वैल्यू की हाफ़ हो जाएगी, यानी 30 × 10⁻³ इसका हाफ़, ये मोल्स हो गया। अब इसको कह रहा है कि हमें मास फाइंड करना है और अपने आंसर को 100 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो जो मास ऑफ H2SO4 होगा वो इसके मोल्स में मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30/8 × 10⁻³ × 98 इतना ग्राम हो गया। और सिंस उसने आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है तो इसको हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी कैंसिल होके 3 × 98/8, दिस इज़ द आंसर। इसको हम फाइंड कर लेंगे, जो आ जाए रिजल्ट वही आंसर है। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हार्डी-स्कल्ज रूल द कोएगुलेशन वैल्यू और फ्लक्चुएशन वैल्यू फॉर FeOH3 सॉल्ट इज़, किसकी ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होगी इसको फ्लक्चुएट कराने के लिए। तो अगर ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट हुआ कैटायन और एनायन पे तो उसकी कम वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, यही कॉन्सेप्ट है। तो इसमें जो जो दिए हुए हैं उसके बेसिस पे हमारे पास K3FeCN6 है, ये तो सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि K3FeCN6 को अगर आप लोगे इसकी फ्लक्चुएटिंग पावर ज़्यादा होगी, क्वांटिटी सबसे कम लगनी है इसकी। तो इसको जब अलग करेंगे तो ये 3K+ आयन देगा एंड FeCN6 इस पर 3- आएगा जो कि सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाई K2Cr2O7। K2Cr2O7 अगर इसको हम देखेंगे तो ये 2K+ होगा एंड Cr2O7 2- होगा, तो 3 के कंपेयर में इस पे चार्ज 2- ही रह गया। और उसके बाद जो KNO3 और KBr है वो सब तो K+ और NO3 नेगेटिव बनाएंगे, K+ एंड Br- बनाएंगे जिन पे एक एक नेगेटिव चार्ज है। तो दैट्स वाई इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो C ऑप्शन हो जाएगा। इसकी सबसे कम क्वांटिटी लगेगी क्योंकि इसकी फ्लक्चुएटिंग पावर बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा चार्ज होने के कारण, तो कम क्वांटिटी ऐड करने पे ही उसको फ्लक्चुएट करा देगा। तो दिस मच इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।